हेलो नमस्कार, स्वागत है आपका वानखेड़े रिव्यू एंड एनालिसिस में। मैं हूं ट्रेड एनालिस्ट गिरीश वानखेड़े और मैं रेगुलरली रिव्यूज़ करता हूं फिल्मों के, वेब सीरीज़ के और डॉक्यूमेंट्रीज के। आज के रिव्यू का टाइटल है कमिंग टू अमेरिका, जो कि अमेरिकन कॉमेडी फीचर फिल्म है और ये स्ट्रीम हो रही है अमेजन प्राइम वीडियो पर 4 मार्च 2021 से। एक ओरिजिनल फिल्म के सक्सेसफुल हो जाने के बाद उसका सीक्वल बनाना बड़ी ही कन्वेंशनल और ट्रेडिशनल प्रैक्टिस रही है, जिसे सारी ही दुनिया के फिल्म मेकर्स फॉलो करते हैं। इसका सबसे बड़ा फ़ायदा यह है कि ओरिजिनल फिल्म के एक्सेप्ट करने के कारण दर्शकों का उसके कैरेक्टर्स के साथ एक खास किस्म का लगाव हो जाता है, एक खास किस्म का कनेक्शन क्रिएट हो जाता है और उन्हीं कैरेक्टर्स को फिर वो सीक्वल में देखना पसंद करते हैं, क्योंकि उन कैरेक्टर्स के प्रति उनकी क्यूरियोसिटी होती है। इसलिए फिल्म मेकर्स ज़्यादातर इन्हीं कैरेक्टर्स को लेकर दूसरा सीक्वल या फिर उसका फिर से एक तीसरा पार्ट या एक्सटेंशन इसलिए क्रिएट कर पाते हैं क्योंकि ऑलरेडी कैरेक्टराइजेशन बना हुआ होता है। साथ ही साथ उनके लिए क्रिएटिव टीम और टेक्निकल टीम भी तैयारी होती है, इसलिए वो सेकेंड पार्ट या सीक्वल उसका माउंट कर पाते हैं और कई बार ये सीक्वल इनिशियल बॉक्स ऑफिस के सक्सेस की गारंटी भी देता है। तो ये फ़ायदे तो है, लेकिन नुकसान भी है। अगर सीक्वल ओरिजिनल के मुकाबले 19 रह गया तो फिर दर्शक और आलोचक दोनों ही उसे धुतकार देते हैं। इसका क्लासिक एग्जाम्पल है 2006 में बनी बेसिक इंस्टिंक्ट 2 रिस्क एडिक्शन, जो कि 1992 की कल्ट क्लासिक सुपरहिट बेसिक इंस्टिंक्ट का सीक्वल थी। फिर डम एंड डम्बरर व्हेन हैरी मेट लॉयड थी 2003 की, जो ओरिजिनल 1994 की सुपरहिट डम और डम्बर का प्रीक्वल थी। डाई हार्ड 2 थी 1990 में, जो 1988 की सुपरहिट डाई हार्ड का सीक्वल थी। और फिर 2005 की थी सुपर हीरो कॉमेडी फिल्म सन ऑफ मास्क, जो जिम कैरी की 1994 की मास्क का सीक्वल थी। इन सारी फिल्मों में वो ओरिजिनल फिल्मों वाला पुल नहीं था और ना ही वैसा स्ट्रॉन्ग स्क्रीन प्ले था। अगर हम हमारे देश की बात करें तो हमारे यहाँ भी 1989 में बनी थी निगाहें, जो कि 1986 की सुपरहिट नगीना का सीक्वल थी और वो उसी डायरेक्टर ने डायरेक्ट की थी, लेकिन वो फ्लॉप थी। राम गोपाल वर्मा ने बनाई थी सत्या 2 2013 में, जो उनकी 1998 की सुपरहिट सत्या का रिक्रिएशन थी। फिर थी 2011 की भेजा फ्राई 2, जो 2007 की स्लीपर हिट भेजा फ्राई का सीक्वल थी। और फिर थी वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई दोबारा, जो 2013 में रिलीज हुई थी और डायरेक्टर मिलन लुथरिया की 2010 की सुपर डुपर हिट वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई का ही सीक्वल थी। ये फिल्म इतनी कमज़ोर थी कि इसी के साथ ये फ्रेंचाइजी ही बंद हो गई। इन सारी फिल्मों में अगर आप देखोगे तो उसका सबसे बड़ा रीज़न है लेजी राइटिंग और ओवर कॉन्फिडेंस। इन सारी फिल्मों के ओरिजिनल पार्ट को दर्शकों ने पसंद किया था, इसलिए इसका इनिशियल फुटफॉल तो गारंटेड था, लेकिन कई बार ओवर कॉन्फिडेंस से बड़े बड़े नुकसान हो जाते हैं और वही नुकसान हुआ है कमिंग टू अमेरिका नाम की इस फिल्म का, जिसका हम रिव्यू कर रहे हैं। इसमें भी ओवर कॉन्फिडेंस के कारण ये फिल्म बड़ी स्टेल और आउटडेटेड नज़र आ रही है। ये फिल्म बनी है ओरिजिनल फिल्म कमिंग टू अमेरिका के 33 सालों के बाद, यानी कि उस वक्त जो मेनली डायरेक्टर है एडी मर्फी, उनमें भी एक इनोसेंस था, एक चार्म था और अमेरिका में भी वही चार्म था। अब दोनों वक्त के साथ ढल चुके हैं। इस सीक्वल में अभी भी ओरिजिनल फिल्म का ही हैंगओवर है और कई सारे सीक्वेंसेस फोर्स लगते हैं, यानी कि कई बार कमज़ोर स्क्रीन प्ले को बचाने के लिए जो डांसेस और ड्रामा और फिर सॉन्ग्स डाले जाते हैं, वो ऐसा लगता है जैसे एक बड़ी फिल्म के बीच में कमर्शियल्स डाले गए हो, जिसका फिल्म के साथ कोई भी कनेक्शन नहीं है। कहानी एक काल्पनिक देश जमुंडा की है, जहाँ पर प्रिंस अकीम को उसके 30वें मैरिज एनिवर्सरी के दिन उसका डेथ बेड पर लेटा हुआ बाप ये बताता है कि उसका एक बेटा है जो उससे पैदा हो गया था गलती से न्यूयॉर्क में, उसे उसने वापस लाना चाहिए क्योंकि इस किंगडम को मेल हायर यानी कि मेल ही होना चाहिए जो उस किंगडम का किंग बन सकता है, फीमेल्स नहीं चलेगी। अब इस प्रिंस को ऑलरेडी 3 बेटियाँ हैं, लेकिन अपने उस बच्चे को लाने के लिए ये अमेरिका जाते हैं और वहाँ से फिर उस प्रिंस को लेकर आते हैं और साथ ही साथ उसकी माँ और एक अंकल को भी लेकर आते हैं। अब इस प्रिंस को बुलाकर जामुंडा में उसकी ग्रूमिंग शुरू हो जाती है और उसके लिए मुफ्त ही नाच गानों का आयोजन किया जाता है। फिर किस तरीके से इस अमेरिका रिटर्न प्रिंस को अपने हक और अपनी मानवता के साक्षात्कार होते हैं और फिर किस तरह वो उस राजगद्दी को ठुकरा देता है, उसकी है ये 110 मिनट की बड़ी ही बिलो एवरेज फिल्म। मैं कम से कम आपको 5 रीजंस दे सकता हूँ इस ओवररेटेड फिल्म को अवॉइड करने के। सबसे पहला रीज़न है राइटिंग।
4 लोगों ने मिलकर क्रिएट की है इस फिल्म की स्टोरी और स्क्रीन प्ले। ये 4 लोग हैं केनिया बैरिस, बैरी ब्लॉस्टीन, डेविड शेफील्ड और जस्टिन कैनियो। इन चारों ने ओरिजिनल फिल्म के कंपैरिजन के 15% भी अच्छा काम नहीं किया है। इतने सारे फ्लॉज और इतने सारे ग्लिचेस है इस स्क्रीन प्ले में। दूसरा रीज़न है डायरेक्शन। डायरेक्टर क्रेग ब्रीवर माने जाते हैं 2005 में बनी हुई हसल एंड फ्लो के लिए। उसके बाद उन्होंने बनाई थी 2011 की फुटलूज और फिर 2019 में उन्होंने बनाई थी डोलेमाइट इज़ माय नेम। उस फिल्म में तो एडी मर्फी फिनोमिनल थे, यानी कि ये डायरेक्टर काफ़ी अमेजिंग और ब्रिलियंट है, लेकिन इस बार वो गलत टेरिटरी में है। कॉमेडी के साथ वो जस्टिफाई नहीं कर पाए। तीसरा रीज़न है अंडर यूटिलाइजेशन। इस फिल्म में टैलेंट का पूल है। सबसे पहले और सबसे बड़े एडी मर्फी है, जो दुनिया के 100 ग्रेटेस्ट स्टैंड अप कॉमेडियंस में से एक है। ऑस्कर अवार्ड नॉमिनी है, गोल्डन ग्लोब अवार्ड विनर है और यूएस और कनाडा के सबसे बैंकेबल सुपरस्टार एक्टर है। उसके बाद है अर्सिनो हॉल, जो कि पॉपुलर एक्टर, कॉमेडियन, टॉक शो होस्ट, राइटर और प्रोड्यूसर है। फिर है जर्मेन फॉगलर, जो पॉपुलर एक्टर, राइटर और कॉमेडियन है। फिर है लेस्ली जोन्स, जो सैटरडे नाइट लाइव की सुपरहिट कॉमेडियन है। और फिर है वेस्ली स्नाइप्स, जो एक्टर है, प्रोड्यूसर है, मार्शल आर्टिस्ट है, ऑथर है और सुपर पॉपुलर है अपनी डिमोलिशन मैन और द एक्सपेंडेबल्स 3 और द प्लेयर जैसी फिल्मों के लिए। इनके अलावा और भी टैलेंटेड एक्टर्स है इस फिल्म में, जिनका अंडर यूटिलाइजेशन हुआ है। ना ही स्क्रिप्ट इनके कैरेक्टर्स को जस्टिफाई करती है और ना ही कैरेक्टराइजेशन। सारे ही सारे कैरेक्टर्स कैरिकेचर्स लगते हैं। चौथा रीज़न है एडी मर्फी। ये सुपर टैलेंटेड आर्टिस्ट इस बार मात खा गया है। इस फिल्म के सारे कैरेक्टर्स को इन्होंने क्रिएट किया है और ये सारे कैरेक्टर्स बड़े ही रूटीन है और बड़ी स्टीरियोटाइप है, कोई भी नॉवेल्टी इनमें नहीं है। साथ ही उन्होंने एज यूजुअल प्रिंस का भी कैरेक्टर किया है, उसके अलावा बार्बर शॉप के बार्बर का भी कैरेक्टर किया है और जेविश कस्टमर का भी कैरेक्टर किया है। लेकिन इन सारे कैरेक्टर्स को करते हुए उनमें कहीं पे भी वो स्पार्क नज़र नहीं आता है जो पहले था। पांचवा रीज़न है और कॉन्फिडेंस। फ्रेंचाइजी क्रिएट करना इतना आसान नहीं होता और वो भी 33 सालों की गैप के बाद। इस बात का और कॉन्फिडेंस कि एक बड़ी आउटडेटेड स्टोरी से हम इस प्रोजेक्ट को पुल ऑफ कर लेंगे, ये बहुत बड़ी भूल है। हद से ज़्यादा और कॉन्फिडेंस किस तरीके से आपको दगा दे सकता है, उसकी मिसाल है ये फिल्म। इन 5 कारणों के अलावा बुरा लगता है एडी मर्फी और वेस्ली स्नाइप्स जैसे ब्रिलियंट एक्टर्स को हैम करते हुए। और दुख हमारा तब और बढ़ जाता है जब हमें मालूम पड़ता है कि इस ओवररेटेड कॉमेडी में हमें कहीं पर भी हंसी नहीं आती है, बल्कि दया आती है इस प्रोजेक्ट को देखकर और ये सोचकर कि कितना वेस्टेज किया गया है टैलेंट और रिसोर्सेज का। वॉच दिस फिल्म एट योर ओन रिस्क। एडियोस।